वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग जो है यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। यूपी लेखपाल गाइड बुक बाय अंकित भाटी सर, RWA PDF है, जिसमें आज का टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण फ्रेंच शब्द भाषा के इन्वायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दबावों तथा उसके साथ होने वाली अंतःक्रिया का सम्मिलित रूप है। पर्यावरण के तीन मुख्य घटक हैं। पहला भौतिक या अजैविक, जैसे स्थल, जल, वायु आदि। दूसरा जैविक, जैसे पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। और तीसरा सांस्कृतिक, जो मानव निर्मित गतिविधियां हैं, जिनमें धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार तथा प्रतिमान आदि शामिल होते हैं। अगला है जीव और पोषण के प्रकार। जीव और पोषण के प्रकार। जीव को स्वपोषी एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जो पर्णहरित की उपस्थिति में ऐसा करते हैं, तथा ई क्लोरोटिका नामक समुद्री घोंघा, जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। परपोषी जीवित अपने आहार के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मृत जीवी, जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। परजीवी, जो अपने आहार के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ लाइट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। पादप प्लावक जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं, जबकि निस्थल जीव जल की तलछट पर निवास करते हैं। प्रकाश की वेधन क्षमता के आधार पर झील को तीन भागों में बांटा गया है। वेलांचल क्षेत्र, जहाँ झील के किनारे पर छिछला जल होता है और अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति उगती है। प्रकाश छिछले पानी को पूरी तरह भेदता है। वेलांचल, जहाँ पर झील के किनारे पर छिछला जल होता है और अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति होता है। इसके बाद है सोरोज़ोबी। सोरोज़ोबी क्षेत्र, जो वेलांचल के आगे का खुला जल क्षेत्र है, जहाँ पद-प्लावक प्रचुरता से वृद्धि करते हैं और जल की स्वच्छता के आधार पर प्रकाश 20 से 40 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकता है। गहरा क्षेत्र, प्रोफेंडल जोन, जो अधिकतर अंधकार क्षेत्र है, जहाँ प्रकाश की पहुंच नहीं होती है तथा झीलों व तालाबों के तटीय तलीय मिट्टी नितलस्थ क्षेत्र बनाती है, जो घोंघा या स्लगों और सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल होता है। आवास तथा निकेत, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं, आवास कहलाता है और स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है तथा उसमें संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। जैसे वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। निकेत, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय भूमिका, जिसमें उसके संसाधन, उपयोग, व्यवहार और अन्य प्रजातियों के साथ संपर्क शामिल है। इनकी संकल्पना जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में दिया था। पर्यावरण अवनयन के कारण। कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण अवनयन पर्यावरण में उत्पन्न संतुलन का परिणाम है, जो मानवीय या प्रकृति गतिविधियों के कारण होता है। ऐसी मुख्यतः
मानवीय गतिविधियां जिनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वे है खनन, औद्योगिकरण, आधुनिक कृषि, शहरीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 में पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना शुरू की है। उद्योग से विषैला गैसें वायु प्रदूषण तथा अपशिष्ट जल एवं मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है हरित से कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, जिसमें भूमि एवं जल प्रदूषण हुआ तथा कीटनाशकों से परागकर्ता कीट भी मरते हैं और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। कंक्रीट संरचनाएं सूर्य तप अधिक अवशोषित करती है, जिससे नगरीय क्षेत्रों का तापमान आसमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है और नगर उष्णद्वीप बनता है। नेक्स्ट है धारणीय सतत विकास। क्या है धारणीय सतत विकास? धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है तथा प्रकृति संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण एवं प्रतिबंध पर केंद्रित है। WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ष 1987 में आई रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। सन 1992 के रियो सम्मेलन एजेंडे 21 में इसका समर्थन किया गया तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन में मुख्य मुद्दा सतत विकास था। पारिस्थितिकी एवं परितंत्र इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पारिस्थितिकी विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है तथा यह शब्द अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में प्रयोग किया, जो ग्रीक शब्दों ओकियोस रहने का स्थान एवं लोगोस अध्ययन से बना है। अब इसमें मानव समाज एवं भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाएं भी शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 में किया। यह जीवमंडल के जैविक एवं अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रिया वाली प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा, अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जैविक घटक के प्रकार। तो जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं। उत्पादक या सुपोषी जो हरे पौधे, शैवाल एवं कुछ बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता जिसमें प्राथमिक शाक भक्षी बकरी, खरगोश आदि, द्वितीयक मांस भक्षी सांप आदि तथा तृतीयक शीर्ष मांस भक्षी शेर, बाघ आदि हैं। अपघटक जैसे बैक्टीरिया एवं कवक जो मृत पदार्थों का बाह्य पाचन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा 10% नियम इसे वर्ष 1942 में लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है। पारिस्थितिकी का उत्पादकता सूर्य ताप के निर्भर करती है तथा अक्षांश बढ़ने पर उत्पादकता एवं जैव विविधता कम होती है। प्रमुख परितंत्र वन परितंत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा निकट उच्च वर्षा 200 सेमी एवं जैव विविधता वाले होते हैं, जैसे अमेजन सुंदरवन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी में सागवन, साल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी में सागवन, साल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण एवं शंकुधारी टेंगा में चीड़, देवदार आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण में चीड़, देवदार। घास परितंत्र में वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है तथा विश्व में प्रेयरी स्टेपी सवाना नाम से जाने जाते हैं।
भारत में सेहिमा, डाइकैथियम आदि प्रकार के घास परितंत्र हैं तथा जीव जैसे हिरण, गैंडा पाए जाते हैं। अगला है मरुस्थल परितंत्र में आर्द्रता की कमी होती है। मरुस्थल परितंत्र में आर्द्रता की कमी होती है। भारत में थार गर्म एवं लद्दाख शीत मरुस्थल है। थार मरुस्थल में कैक्टस, खेजड़ी जैसे पादप तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। टुंड्रा में परफ्रॉस्ट जमीन की वह परत जो कम से कम 2 लगातार वर्षों 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या उससे नीचे के तापमान पर जमी रहती है तथा यह ध्रुवीय भालू, कारीबू जैसे जीव निवास करते हैं। नेक्स्ट है जलीय परितंत्र, प्लैंकटन। फाइटो एवं जू प्लैंकटन समुद्र घास बेथिक समुदाय तथा प्रवाल भित्ति महत्वपूर्ण है। सुपोषण में पोषक वृद्धि से ऑक्सीजन की कमी होती है। पदार्थों के संचरण चक्रण एवं पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। परितंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है। क्योंकि जीवित घटक ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं, ऊर्जा प्रवाह जैविक एवं अजैविक पदार्थों के कारण के वितरण एवं संचरण में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की प्रमुख स्रोत सौर विकिरण है, जबकि भूतापीय ऊर्जा व ब्राह्मणी विकिरण अन्य स्रोत हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को ग्लूकोज रूपी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग श्वसन में खर्च होता है, शेष बायोमास में संग्रहित होती है। ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण सदैव एक दिशीय होता है। सदैव कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकीय उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र व समय में स्वपोषित उत्पादकों द्वारा संचित निर्मित सकल ऊर्जा पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहलाती है। हरे पौधे द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थ को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। उत्पादकता निर्भर करती है तो सुलभ और ऊर्जा की मात्रा पर, पौधे की सौर ऊर्जा रूपांतरण क्षमता पर। नेक्स्ट है प्राथमिक उत्पादकता दो रूपों में होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी एंड शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी कुल संचित ऊर्जा, एनपीपी और जीपीपी उत्पादक के श्वसन में खर्च ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों के जैव भार में संचित होकर शाकाहारी व अपघटकों का भोजन बनाते हैं। जीवित पदार्थों का प्रति इकाई क्षेत्र और समय में सकल शुष्क भार बायोमास कहलाता है। समय में सकल शुष्क भार सागरीय अपवेलिंग क्षेत्र उत्पादकता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तल से पोषक तत्व सतह पर आते हैं। ईपीओडम 1959 के अनुसार परितंत्रों के उत्पादकता के 3 प्रमुख स्तर हैं। पहला है उच्च जलोढ़ मैदान आर्द्र वन छिछले जल क्षेत्र गहन कृषि। दूसरा है मध्यम घास भूमि छिछली झीलें सामान्य कृषि। और तीसरा है निम्न आर्कटिक बंजर भूमि मरुस्थल गहरे सागर। नेक्स्ट है उत्पादकता प्रभावित करने वाले कारक। तो भौतिक ताप, जलवायु, रासायनिक पोषक तत्व, जैविक सहजीवी प्रतिस्पर्धा, परजीविता, तटस्थता एवं अन्य कारक जैसे क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठन है। पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल्स। आहार व ऊर्जा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में श्रृंखलाबद्ध प्रवाहित होती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ऊर्जा के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के बिंदु को पोषण स्तर कहते हैं। सामान्यतः 4 प्रकार के पोषण स्तर होते हैं। पहला है उत्पादक हरे पौधे उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी, तीसरा द्वितीयक उत्पादकता मांसाहारी एवं चौथा है तृतीय उत्पादकता शीर्ष मांस भक्षी।
खाद्य श्रृंखला फूड चेन एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। एक ही आहार वाले जीव एक श्रृंखला में बहु आहार वाले जीव अनेक श्रृंखलाओं व अलग पोषण स्तरों में हो सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन पौधों से आरंभ होती है, उदाहरण के लिए घास, टिड्डा, पक्षी और बाज। नेक्स्ट है अपर्दन खाद्य श्रृंखला डेट्रियस फूड चेन मृत जैविक पदार्थों से शुरू होकर के सूक्ष्म जीवों व परभक्षियों तक जाती है, उदाहरण के लिए कचरा, स्प्रिंगटेल, मकड़ी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है उथले समुद्री की लगभग 80% ऊर्जा अपर्दन श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है बायोम प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। तो यहाँ पर देखेंगे बायोम में है चारागाह। चारागाह में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो घास है, उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीयक चूहा, तीसरा सांप और चतुर्थ है बाज। क्योंकि चारागाह में घास होगा, इसके बाद में घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को चूहा, चूहे को सांप, सांप को बाज। नेक्स्ट है तालाब। तालाब में शैवाल होते हैं और शैवाल जो है ये मच्छर लार्वा जो है इसे सेवन करते हैं इसका। इसके बाद में ड्रैगन फ्लाई लार्वा इनका मच्छरों का सेवन करते हैं और इन ड्रैगन फ्लाई का मछली सेवन करती है और मछलियों का रैकून। सागर में पादप प्लवक है और इसका सेवन प्राणी प्लवक करते हैं, मछली इनका करती है, फिर मछली का सील मछली और फिर सील का सफ़ेद शार्क करती हैं। खाद्य जाल फूड वेब परितंत्र में आपस में जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। एक पौधा या जानवर कई खाद्य श्रृंखलाओं में भाग हो सकता है, जैसे घास पर खरगोश, टिड्डा या बकरी सभी निर्भर हो सकते हैं। जैव संचयन। जैव संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें अनिम्नीकृत प्रदूषक जैसे क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जीवों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं। यह प्रदूषक ग्रहण, संग्रहण व निष्कासन के संतुलन पर निर्भर करता है, जिसमें संग्रहण दर निष्कासन से अधिक होती है। प्रदूषकों का प्रवेश श्वसन, भोजन, त्वचा संपर्क आदि से होता है। इसको पार्ट्स प्रति मिलियन पीपीएम में मापा जाता है। प्रदूषकों का प्रवेश जो है वो पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। सहक्रिया। तो यह दो प्रदूषक मिलकर के अधिक विषैले बनते हैं, जैसे सीसा, जंक व पारा संयुक्त रूप से प्रोटोजोआ वृद्धि घटाते हैं। डीडीटी डाइक्लोर डिफेनी ट्रिक्लोरोथेन एक अस्थायी विषैला कीटनाशक है। डाइक्लोरो डाइफेनी ट्राइक्लोरो इथाइन है। यह प्रदूषक है जो जैव संचयन व जैव आवर्धन उत्पन्न कैंसर व टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। नेक्स्ट है भारी धातुएं पैरा कैडमियम सीसा। भारी धातुएं पैरा कैडमियम सीसा अपघटित नहीं होती है और जलीय परितंत्र व मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैव आवर्धन में प्रयुक्त प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में बड़ी सांद्रता के साथ संचरित होते हैं। इसके लिए प्रदूषक का अस्थायित्व, गतिशीलता, वसा विलयशीलता व सक्रियता आवश्यक है। डीडीटी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर वसा में जमा होकर सांद्रित होता है, क्योंकि उसका उपापचयन व उत्सर्जन धीमा होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या बायोमास व ऊर्जा की घटती उपलब्धता पिरामिड के रूप में दर्शाई जाती है। यह 3 प्रकार का होता है: संख्या, बायोमास और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें उत्पादकों और उपभोक्ता की संख्याओं का संबंध दिखाया जाता है। सीधा पिरामिड प्रकार घास के मैदान, तालाब में पाया जाता है, जहाँ जीवों की संख्या ऊपर जाते घटती है।
उल्टा पिरामिड वनों में पाया जाता है जहाँ वृक्ष कम या उन पर निर्भर जीव अधिक होते हैं। नेक्स्ट है बायोमास पिरामिड। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के शुष्क भार को दर्शाता है। स्थल परितंत्रों में यह सीधा होता है, जलीय परितंत्रों में उल्टा, क्योंकि यह सूक्ष्म उत्पादक जल्दी बढ़ते हैं। ऊर्जा पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। यह पारिस्थितिकीय कार्यों में तुलना हेतु श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह ऊष्मागतिकीय नियमों का पालन करता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो। पृथ्वी तक पहुंची और सौर का लगभग 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। जैव संश्लेषण और सौर ऊर्जा को रासायनिक रूप में बदलता है, जबकि जैव अवनयन में पदार्थों का विघटन कर ऊष्मा रूपी ऊर्जा मुक्त होती है। प्रजातीय अन्योन्यक्रिया इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। एक ही प्रजाति में अन्योन्य क्रिया को अंतरजातीय विभिन्न प्रजातियों के बीच की क्रिया को अंतरजातीय अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। अन्योन्य क्रिया के क्रिया प्रभाव प्रकार व प्रभाव। अन्योन्य क्रिया प्रथम प्रजाति, द्वितीय प्रजाति, प्रभाव व उदाहरण। असहभोजिता एमनेलिस्म। तो ये पेनिसिलिन कवक बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। परभक्षण, यह शेर द्वारा हिरण का शिकार करना परभक्षण कहलाता है। परजीविता क्या है? तो अमरबेल का दूसरे पौधों पर उगना, ये जो है परजीविता कहलाता है। अस्पर्धा क्या कहलाता है? तो चूहे की कमी से बिल्ली व सांप दोनों प्रभावित हो जाते हैं। सहभोजिता क्या कहलाता है? तो चूषक मछली शार्क से जुड़ी रहती है, भोजन व सुरक्षा। सहजीविता लाइकेन और कवक शैवाल दोनों लाभान्वित होते हैं एक दूसरे से, यह सहजीविता कहलाता है। तटस्थता क्या कहलाता है? कोई पारस्परिक प्रभाव नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र, यह पोषक तत्वों की जैविक से अजैविक व पुनः जैविक की गति दर्शाता है। यह दो प्रकार के चक्र होते हैं, गैसीय CO2 N2 और O2 जल एवं औषधि Fe। औषधि कौन होते हैं? तो Fe फेरस, ये कैल्शियम, P फास्फोरस और सल्फर होता है। नेक्स्ट है कार्बन व जल चक्र। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक चक्रीय रूप में अंतःक्रिया करते हैं जिससे कार्बन व जल चक्र चलते हैं। कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, श्वसन, ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधन दहन से CO2 वायुमंडल में आती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और वायुमंडलीय कार्बन संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन ग्रेफाइट हीरा CO2 कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जल चक्र और सौर विकिरण द्वारा चलित जल चक्रण और सौर विकिरण द्वारा चलित होता है और वाष्पीकरण, वर्षा और द्रवीकरण संचालित करता है। नमी की वृद्धि वर्षा मात्रा में बढ़ती है और सौर विकिरण बर्फ को जल में बदलता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो वायुमंडल नाइट्रोजन में जैविक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पौधों के लिए उपयोगी यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मुख्य जीवाणु एज़ोटोबैक्टर और क्लाइस्ट्रीडियम है। बाढ़ग्रस्त धान क्षेत्रों में साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाविया ओलोसिडा नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथिका में सहजीविता प्रदर्शन कर अत्यंत प्रभावी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फलीदार पौधे प्रकृति व कृषि परितंत्र दोनों में नाइट्रोजन व्यवस्था हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है कैजुराइन व एल्नस जैसे पौधों में
फ्रेंकिया नामक एक्टिनोमाइस्टिक जीवाणु ग्रंथियां बनता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोस्पिरिलम जीवाणु उष्णकटिबंधीय घासों की जड़ सतह पर विकसित होकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये रहा हमारा अगला टॉपिक रहेगा अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।